नमस्कार। 5 जनने के इस डिजिटल मंच पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर, जो कि हिजाब को लेकर दिया गया, जिसको लेकर देश भर में बहुत शोर शराबा भी मचा था, विवाद भी हुआ, इसे कई तरह के रंग देने की कोशिश की गई तर्कों से परे। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने आज उन तर्कों को सामने खोलकर रखा। कई तरह के तर्क कई पक्षों की तरफ से आए, किनको माना नहीं माना, लेकिन एक तर्क जो कोर्ट ने सबसे पहले साफ कर दिया कि स्टूडेंट्स जो है स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। ये दो बातें आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में बहुत स्पष्ट हैं। साथ में हिजाब के समर्थन में जो कई लगभग 8 याचिकाएं लगी थी, चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन की, ये 3 जजों की फुल बेंच जिसको कहा गया, उन्होंने ये फैसला दिया और सारी याचिकाएं खारिज कर दी। और स्कूल यूनिफॉर्म को ज़रूरी बताया गया। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए वो यूनिफॉर्म के साथ कभी जोड़ा नहीं जा सकता। जो बड़ी बातें कही वो 8 बड़ी बातें हैं। एक ये कि हिजाब पहनना इस्लामी प्रथा या आस्था का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है, एक। दूसरा, अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकारों पर यूनिफॉर्म का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है। यानी आपके मौलिक अधिकार हो सकते हैं ये, लेकिन यूनिफॉर्म जो सार्वजनिक स्थल है, जो सब बच्चों के लिए एक समानता का एक अवसर भी देती है, वो इस सबसे बड़ा है, ये उचित प्रतिबंध माना है। शिराज साहब, शायद मैं सही कह रहा हूं, पर मैं परिचय भी कराऊंगा, माफ कीजिएगा, मुझे पहले परिचय कराना था। फिर भी आप इस बात को जरा पूरा करें। मुस्लिम समुदाय के कॉलेज में जो है हिजाब पहनने की इजाज़त मांगने वाली रिट याचिका, ये स्कूल कॉलेज का मसला था, ये याचिका भी गई और फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है। सरकारी आदेश में कहा गया कि यूनिफॉर्म में सब एक समान, जो कि कहा गया है उसी को पहने, अनुशासन का हिस्सा है, इस अनुशासन से बाहर ना जाएं। कुछ छात्राओं ने हिजाब को लेकर के हिजाब पहनकर स्कूल में आने की कोशिश की थी, इसी पर यह सारा मामला हुआ। और बताऊं कि लगभग 3 साल पहले भी ऐसा मामला हुआ था। 3 साल तक इसमें कोई ज़्यादा विवाद नहीं हुआ। अभी हाल में कुछ महीनों से ये फिर चीज़ें शुरू हुई, इसीलिए स्कूल प्रशासन और बाद में ज़िला प्रशासन को भी अपनी अपनी तरफ से आदेश जारी करने पड़े। फिर स्कूल ड्रेस पहनने से छात्राएं मना नहीं कर सकती, ये कोर्ट का एक अहम पॉइंट है। मज़े की बात ये कि इससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरे कर्नाटक में थे। बेंगलुरु और समेत कई जगहों पर सेक्शन 144 और इवन जजेस की सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि जिस तरह का बवाल पिछले दिनों सबने देखा, उसको लेकर के आशंकाएं कई थी। क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट अगर फैसला हिजाब के पक्ष में नहीं देगा तो क्या होगा, ये आशंकाएं थी। ये मामला जनवरी में उस वक्त शुरू हुआ था जब उडुपी में कॉलेज में कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर प्रवेश किया। कॉलेज प्रशासन ने मना किया। ये कॉलेज मुझे लगता है कि जो डिग्री कॉलेज, उससे पहले का कॉलेज, इंटर कॉलेज जिसे कहते हैं। बहरहाल इस पर अब जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 विशेष मेहमान इस वक्त मौजूद होंगे, मैं उनका परिचय एक बार सबसे करा दूं। इस मामले में हमारे साथ भारत फर्स्ट एनजीओ चलाने वाले और इसमें जो पिटीशन में इंटरवीनर के जो एडवोकेट थे, शिराज साहब, शिराज कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिराज साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और आप चूंकि इस मामले में कोर्ट में रहे, मुझे लगता है शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। साथ में हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेविका शालिनी अली हैं। वो कई एनजीओ चलाती हैं, समाज सेवा का काम करती हैं। साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजिका है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि भारत के प्रबुद्ध मुस्लिमों का एक ऐसा मंच है जो इस देश के साथ मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाने का काम करता है, उनको सही दशा और दिशा बताता है कि किस तरह से मुसलमानों को इस देश के हित में काम करना चाहिए। ये शालिनी अली उसकी महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजिका है। शालिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल शिराज साहब आपसे, क्या कुछ कोर्ट में वर्डिक्ट में कहा गया, जो बातें मैंने बताई हैं, उनके अलावा कुछ ऐसी खास बातें जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी जाननी? मैं सभी दर्शकों को एक बार जय हिंद बोलता हूँ, सभी का इस्तकबाल करता हूँ। देखिए, जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने आज बात कही है, उस ऑर्डर में जो 129 पेज का है टोटल ऑर्डर, और बड़ा डिटेल ऑर्डर ये लिखा गया है। और उसमें जो खास बातें हैं, जो पिन पॉइंट्स हैं, वो बुलेट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स सब इक्वल हैं और उनको इक्वलिटी के साथ ही आना चाहिए। और जो ड्रेस कोड कोई भी इंस्टीट्यूशन लगाती है, जो भी बनाती है, उस ड्रेस कोड को हमें मानना पड़ेगा। यानी कि बड़े सीधे अल्फाजों में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा ड्रेस कोड जो उस यूनिफ़ॉर्म से, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म से जो प्रिस्क्राइब्ड है, उससे अगर अलग होके आते हैं, तो वो यकीनी तौर पे ठीक नहीं है। और सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को एक ही यूनिफ़ॉर्म में आना है, जिसमें वो हिजाब पहन के नहीं आ सकते। ये स्पष्ट उनका वर्डिक्ट है पूरा।
ये उसका मैंने लबो लॉ बताया। हालाँकि उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। 129 पेज का जजमेंट है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप समझ रहे होंगे कि जो-जो पॉइंट्स पिटिशनर्स ने उठाए थे, उन सारे पिटिशनर्स के जवाबों को आंसर किया। इसके बाद जो रिब्यूटल्स में आई बातें, उनको भी जवाब दिया। यानी कुल मिला के एक पिटिशनर्स का एक बात थी कि हम हिजाब पहन के आएँगे, ये ज़िद थी। मैं इसको एक ज़िद मानता हूँ, इसको एक गलत मानता हूँ कि आप ज़िद नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ हमारी बहनों ने हिजाब पहनने की ज़िद की, ये ज़िद का विषय नहीं है। वही वो गलती हो गई कि आप ज़िद से नहीं कर सकते। जब आर्टिकल 25 की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अपने मज़हब को प्रोपेगेट करने की, यानी आपको उसको किसी भी धर्म को, जो भी धर्म है, मज़हब है, आप उसकी बातें बता सकते हैं समाज में, मगर उसको उन्होंने गलत ढंग से रिलेट किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिटीशन में जो गलत ढंग से रिलेट किया कि हमें आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखे हैं, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ गलत है और मैं इसको आपके इस चैनल के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से बड़ा स्पष्ट और वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखिए, अ, भारत जो है वो हमारी राष्ट्र है जो कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तो हमें संविधान का पालन करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे शरिया लॉ चलेगा। शरिया लॉ के हिसाब से आप अलग चीज़ें कर सकते हैं, मगर भारत में शरिया लॉ नहीं चलता है, ना चलेगा। भारत में सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत का संविधान चलेगा और इस बात को इस जजमेंट में बहुत अच्छे से बताया गया। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और इसमें ये बहुत आपकी बात से निकल के आता है कि जब मौलिक अधिकार का हवाला दिया जाता है, उसका तर्क दिया जाता है कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे वो डिबेट्स में समझाने के लिए कहा जाता हो या कोर्ट में रखा जाए, तो मेरी समझ ये है कि आधा अधूरा रखा जाता है, क्योंकि उसकी जो सीमाएं और मर्यादाएं हैं, वो किन चीज़ों को वो क्रॉस नहीं कर सकता, ये वो कभी बताते नहीं। मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब भी काफ़ी खुला हुआ है। एक शालिनी जी, आपके पास आना चाहता हूँ। जी जी, बताएं शिराज साहब, बात रखें। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये सारी चीज़ें जो आपने फरमाई, ये बड़ी डिटेल्स में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना हुआ है। अब जब हम एक बात की ज़िद करने लगते हैं, जिस तरह से इस मैटर में ज़िद हुआ हिजाब का, तो ज़िद जो है वो एक, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट बात थी पिटीशन की, एसेंशियल, इस्लाम में एसेंशियल क्या है? यानी अनिवार्यता। ये क्वेश्चन आ गया था कि वेदर द हिजाब इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम? दैट वाज़ द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन कि हिजाब इस्लाम का वो आवश्यक अंग नहीं है, ये आवश्यक प्रैक्टिस नहीं है। तो इस बात को अच्छे से डिसाइड किया गया था। हम्म, अब मैं चलूं जरा शालिनी जी के पास। शालिनी जी, क्योंकि आप महिला हैं और हिजाब का विषय अच्छी तरह से समझ रही हैं, उसके कारण क्या थे, कैसे हिजाब आया, कहाँ से आया, कुरान पवित्र में इसका जिक्र है कि नहीं है, वो क्या चीज़ें हैं जिसने इन लड़कियों को हिजाब के लिए जिद करने पर मजबूर किया? क्या वो असल कारण थे या उसके पीछे कुछ और राजनीति थी? और एन चुनाव से पहले भी कई लोगों ने कहा कि ये जानबूझ करके मसला खड़ा किया गया। बहरहाल आपसे एक बार रिएक्शन लूं, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कुछ बातें जो अपने देश में आज इसको लेकर के रिएक्शन आया वो ज़रा बताना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सोचता हूं कि हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। हमारी बेटियां किसी भी धर्म की हों, उन पर किसी तरह की बंदिश स्वीकृत नहीं है। यानी हिजाब को एक तरीके का बंदिश माना गया। और रक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल कॉलेज का अगर ड्रेस कोड है तो उसे हर मजहब धर्म के लोगों को मानना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक विद्यालय है, विद्या को अर्जन करने का एक स्थान है, जहां छात्र छात्राओं में इस आधार पर या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव स्वीकार नहीं है, उनका भाव हो सकता है, जैसा मैं समझ पाया हूं। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि स्कूल के अपने नियम कानून होते हैं, स्कूलों में हिजाब पहनकर जाना ठीक नहीं, स्कूल के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं और उसे मानना चाहिए। कुछ लोग हैं जो फालतू का माहौल बना रहे हैं। हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था, वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन ना मिल पाए। और देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा और जुडिशरी अपने आप में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, डेमोक्रेसी का एक पिलर है। उन्होंने ठीक ही कहा है। परंपराओं से, प्रथाओं से ये होती हैं, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ रहेगा। ये देश संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। इस मामले में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उनका भी कहना है कि हिजाब कभी भी किसी धर्म का हिस्सा नहीं था,
इसको बेवजह तूल दिया गया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, जैसा मैंने अभी कहा। मैं शुरू से जो आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है, मैंने शुरू से यही बात रखी थी कि जो पूरा मुद्दा था वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुद्दा था, वो रिलीजियस इशू नहीं था। उसको रिलीजियस इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बनाया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जब अब बात आई है, अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने वही डिसीजन लिया है जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहले ले चुकी है, केरला हाईकोर्ट ले चुकी है। अब इसका सभी सम्मान करेंगे और उस पर राजनीति खत्म करेंगे। शालिनी जी, आपका रिएक्शन लूं, फिर उससे पहले एक रिएक्शन और मुझे महबूबा मुफ्ती का जोड़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पर बैन करने वाला फैसला निराशाजनक है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख, कैसी राजनीति हम सब जानते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम उनकी मामूली सी पसंद को नकारते हैं। ये सिर्फ धर्म के मामले में नहीं है, पसंद करने की आज़ादी के बारे में भी है। मुझे लगता है शालिनी जी कि कोर्ट ने जो कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत आपके मौलिक अधिकार हैं, लेकिन वो स्कूल के नियमों के आगे वो पाबंदियां जो हैं वो उचित, वो उनका कोई मतलब नहीं है। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है आज जब कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को हम पूरा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं? आपका रिएक्शन क्या है? राज जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया और इस बहुत ही अहम मुद्दे पे हमारे जो रिएक्शंस हैं और हमारी जो सोच है उसको आप तक और आवाम तक ले जाने का एक मौका दिया। देखिए, हिजाब का कभी मुद्दा था ही नहीं, हिजाब का मुद्दा बनाया गया था। जब भी हिजाब के इस मुद्दे को बनाकर सामने लेकर आए थे, तो तब भी हमने यही अपने सारे बच्चों को, महिलाओं को, मर्दों को, पूरी कौम को हमने समझाया कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के द्वारा कुरान में सिर्फ 2 चीजें हैं जिसका बहुत अच्छे से विस्तार से एक जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन दिया गया। पहली चीज जो है वो है इकरा। इकरा का मतलब होता है एजुकेशन, और दूसरी चीज जो है वो है हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, यानी कि जिस वतन में आप रहते हैं उस वतन को आप प्यार करिए। उस वतन में जितने भी आपकी जो भी आपको दी गई हैं चीजें, जैसे कि आपको आज हमारे भारत में संविधान के द्वारा आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को अपने तरफ से पालन कर सकते हैं, या वहां पे जो भी कानून बनते हैं उसका पालन करना भी आपका कर्तव्य है, वो आपका आधा ईमान। तो इंस्टेड आपको हिजाब का मुद्दा बनाने के बजाय आप पढ़ाई का, शिक्षा का, ऐसे मूल्य चीजों के ऊपर आप मुद्दा निकालें। आज जो उच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है वो एक बहुत ही अच्छा अहम फैसला है जिसका हम स्वागत करते हैं, और मेरे तरफ बहुत सारे प्रगतिशील महिलाएं और जो बच्चे हैं वो भी स्वागत करते होंगे, क्योंकि ये मुद्दा बनाया गया था कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, बददिमाग लोगों ने, बच्चों का प्रयोग करके पूरे के पूरे देश में इसको फैलाने की कोशिश करी गई थी। आज ये दिख गया कि जब आप किसी सही चीज के लिए लड़ते हैं तो आप विजयी जरूर प्राप्त होते हैं, और ये उनकी जो लड़ाई थी वो एक गलत लड़ाई थी। ये एक गलत तरीका था उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उस स्कूल में, उस कॉलेज में और भी मुस्लिम छात्र पढ़ रहे थे जो हिजाब के लिए नहीं लड़ रहे थे। सिर्फ एकमात्र 6 छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया और आग की तरफ फैलाने की कोशिश करी गई थी। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, और आई एम श्योर जितने भी बाकी प्रगतिशील सोचने वाले आज के नौजवान हैं वो भी इसका स्वागत करेंगे। शालिनी जी, महिला होने के नाते एक छोटा सा मुझे लगता है कि केरल के राज्यपाल का आरिफ मोहम्मद खान साहब का भी बयान था। महिला होने के नाते आप कितनी सहमत हैं या उसे कितना बढ़ा पाएंगे, ज़रा बताइएगा। और जो प्रैक्टिसेस कुछ लोग मुस्लिम समाज में महिलाओं को लेकर के ख़ास तौर पर शुरू हुई हैं, जिसमें हम ट्रिपल तलाक जैसी बात थी, जिसमें निकाह हलाला जैसी बात है, और ये भी लगभग हिजाब। तो आरिफ मोहम्मद साहब का बयान मैं एक बार बताऊँ अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने का ये तरीका है, ये मुस्लिम महिलाओं को घर में कैद करने की साजिश है। और अगर आरिफ मोहम्मद साहब के बयान को अगर वैसे ना माने तो जो तालिबान अभी अफगानिस्तान में वापस आया तब महिलाओं का क्या हुआ तो उसे समझ लें। यानी जो लोग नहीं समझना चाहते उनके लिए शायद वो आसान तरीका होगा। कितना सहमत हैं आप? भारत में मुस्लिम महिलाओं को इस तरह की प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है, फिर भी कुछ चंद बच्चियां इस तरह के हिजाब को पहनने की जिद करती हैं, तो क्या वो असल है या वो कुछ किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है? क्या मुस्लिम महिलाएं वाकई चीज़ों से प्रताड़ित हैं या नहीं, या वो ऐसी ही पाबंदियों को अपने सिर पर लाद कर चलना चाहती हैं? इसमें ज़रा थोड़ा महिलाओं का मानस भी समझना ज़रूरी है। आपको मैं ये बता दूं राज जी कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है
तो वो हिजाब पहन के पैदा नहीं होता है। वो जिस परिवार में पैदा होता है, उस परिवार के जो सोच हैं, उस परिवार के जो पिछले जो उनके कस्टम्स, जो रीति रिवाज फॉलो करे जा रहे हैं, वही चीजें बच्चों के अंदर आ जाती हैं। जब ऐसे रूढ़िवादी लोग होते हैं जो 2 साल के बच्चे को भी हिजाब पहना देते हैं, ऐसे रूढ़िवादी लोग भी हैं जो मौलाना को बिठा देते हैं अपने घर पे कि आइए आप हमारे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़वाइए। तोतली भाषा में वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़वा तो देते हैं, अरबी में पढ़वा देते हैं, पर उसकी जो ट्रांसलेशंस होती है वो ना तो हिंदी में, ना तो इंग्लिश में, और ना ही किसी ऐसे भाषा में करवाते हैं जिससे बच्चों को कुरान की बातें समझ में भी आए, मायने समझाई जाए। आप समझिएगा कि अगर आप आज अपने बच्चों को हिजाब जैसे एक मुद्दे में कैद करके रखना चाहते हैं, तो मैं उन रूढ़िवादी लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब आप अपने घर की महिलाओं को अस्पताल तक जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर हैं, जो प्रशिक्षण करने वाले हैं, जो खून की जांच करने वाले पुरुष हैं, तो आपकी आपकी महिलाएं, आपकी बच्चियां अपना इलाज कैसे करवाएंगे? आप उनको पढ़ा ही नहीं रहे हैं कि वो आगे जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने। और यही मैं आपको बता दूं कि ऐसी सोच सारा मुसलमान नहीं रखता है, पूरा मुसलमान कौम ऐसा नहीं है। केरला में ही एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज हैं जो पिछले साल में, एक मुसलमान महिला है जो पिछले साल ही एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज बनी है, और वो हिजाब नहीं पहनती है। क्या हिजाब पहनने से या बुर्का पहनने से आप एक कम मुसलमान बन जाएंगे? ये जो सोच है, इस सोच को महिलाएं तोड़ रही हैं, और ये हमने खुद देखा है। आप जानते हैं 5 राज्य में इस वक्त चुनाव चले थे। पिछले महीने चुनाव का प्रचार हो रहा था, और समाज सेविका होने के नाते मैं गांव-गांव क्षेत्रों में, अलग-अलग गांव में गई थी, जहां पे महिलाओं को इसकी फिक्र नहीं थी कि हमारी बच्चियां हिजाब पहन रही हैं। उनको फिक्र ये थी कि हमारे घर के बाहर शौचालय बने हैं, जहां हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। उनको फिक्र थी कि हमारी बच्चियों के लिए जो सुकन्या खाता बने गए हैं, उससे उनकी जब शादियां होंगी तो वो वहां पे आराम से जा पाएंगी। उनकी फिक्र ये थी कि आज जो एज है 18 साल से 21 साल की कर दी गई है, तो आज हम अपने घर वालों से भी लड़ सकते हैं और अपनी बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि हिजाब का जो एक कस्टमरी, एक जो फैशन ट्रेंड खुल गया है, माएँ जो थी वहां पे, महिलाएं जो थी, वो तो ये तक कहने को राजी कि देखिए हम इसके इसलिए भी खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप हिजाब पहनिए तो आप ज्यादा सुंदर लगेंगी। अलग-अलग ट्रेंड्स निकल गए हैं हिजाब पहनने के, अलग-अलग फैशन, एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है हिजाब पहनने के लिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है जिसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं, और ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के अंदर इसको डालने की कोशिश करी है। उस स्कूल ठीक में, है। उस कॉलेज में 100 छात्रा थी जो मुस्लिम थी, जिसमें से 94 जो छात्रा थी उन्होंने अपना हिजाब साइड में रख दी। 6 छात्रा थी जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया। तो ये जो पूरी साजिश चली है, ये साजिश बहुत गलत थी। ये साजिश आज के टाइम पे गलत है। हमारे आने वाले युवा के बीच में ऐसी साजिशें नहीं, हमें लाने की जरूरत नहीं है, हमें उनको जी। और आगे ले जाने की जरूरत है। ठीक है, आपने जब कॉन्स्पिरेसी की बात की और मैंने जब सवाल पूछा था कि क्या वो, और आपने अभी सही बताया कि उसमें 100 छात्राएं वहां पर हैं लगभग और सिर्फ 6 ने ऐसा किया, तो ऐसा क्या था कि उन 6 को क्या बताया गया और वो 6 कौन थी? फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो छात्र ब्रांच है वो ऑलरेडी बड़ा नोटोरियस है, वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो इसके पीछे था, ये भी सामने आया। और फिर ज़रा मैं बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलूंगा तो मुझे लगता है दर्शकों को बताना चाहिए। शिराज साहब, आपके पास भी आऊँगा क्योंकि आपने कोर्ट में इस मामले में बतौर इंटरवेनर के आप एडवोकेट थे, कुछ आपने रखा था, वो भी लोगों के लिए जानना ज़रूरी। लेकिन ज़रा छोटा सा एक बैकग्राउंड हम लोगों को बता दें कि ये पूरा विवाद कर्नाटक के उडुपी शहर से शुरू हुआ था। वहाँ पर 6 बच्चियों ने स्कूल में जाने की जिद की, मामला थोड़ा गरमाया तो फिर एक मुस्कान नाम की छात्रा जो पूरे बुरके में बाकायदा लिपटी हुई, वो भी उसी तरह से, वो पूरा हंगामा, एक तरीके का सीन क्रिएट किया गया। उस पर भी बहुत सवाल खड़े हुए। मैंने तो पाकिस्तान के भी कुछ वीडियो देखे जो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चले, वो भी इसको ड्रामा बताने पे लगे थे, ये असली नहीं है, सब कुछ खड़ा किया जा रहा है। और वहाँ ये लोग मानते थे कि भारत में मुस्लिम लोगों को, जितनी महिलाओं को खास तौर पे स्वतंत्रता है, उसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, वो लोग ये कह रहे थे। और फिर 8 याचिकाएं आई, मामला सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में, जहां बड़ी बेंच में यानी फुल बेंच में इसकी सुनवाई हुई और आज फिर इसका फैसला आया। शिराज साहब, इस बीच में हर्ष नाम के एक लड़के की भी हत्या हुई,
जिसे बताया गया कि वो इस पूरे विवाद में हिजाब गैंग के अलग वाले विपक्ष में वो खड़ा था और उसने कुछ फेसबुक पर, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे थे और शायद वो प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ था। उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। वो भी इसका एक पार्ट है बैकग्राउंड का अगर कहें। इस बीच में हमने देखा कि कई पॉलिटिकल बयान भी आए थे। आज शायद उन बयान देने वालों को समझना होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट क्या कह रहा है। जैसे मैं सबसे बड़ा बयान उस समय की याद मुझे है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, जिन्होंने कहा था कि लड़कियां हैं, उन्हें अपनी पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम का नारा भी उनका था। भले ही सीटें शायद 2 आई, उससे ज़्यादा नहीं आ पाई, लेकिन ठीक है। प्रियंका गांधी की राजनीति किस तरह की थी और आज हाईकोर्ट क्या कह रही है, इस पर ज़रा विचार करना होगा। ऐसे कई बयान, और आज भी महबूबा मुफ्ती का बयान हम देख रहे हैं। पर अब समझना ये है, क्योंकि ये सब तो बयानबाजी, राजनीतिक और हल्ला हंगामा ये सब चलता रहा। और आपने, जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि आपने कुछ ऐसे तर्क रखे थे जो कि कोर्ट ने माने और उस फैसले का अहम आधार भी बने। वो तर्क क्या थे? क्योंकि वो तर्क अगर हम समझाएंगे लेमैन की लैंग्वेज में, आप वकील हैं पर ज़रा लेमैन के लिए, ताकि हमारा मुस्लिम समाज जो सुन रहा है, समझ रहा है, और मुस्लिम समाज के अलावा भी पूरा भारत हम सबको इस समय देख समझ रहा है, उनके लिए क्या वो तर्क सामने आप रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी, जब मैं इंटरवीन करने के लिए सोच रहा था उस पिटीशन को, मेरे दिमाग में एक चल रहा था और वो बड़ी सिंपल सी बात थी। हम भारत के नागरिक हैं, सभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी, हम सब बड़े गर्वित भारतीय हैं। तो ये 4-5 बच्चों को देश की पूरी मुख्य धारा से अलग करने की क्या जरूरत है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हम भारत में भारत के कानून के हिसाब से चलेंगे या शरिया कानून के हिसाब से चलेंगे? दूसरा क्वेश्चन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हमें हमें अपने देश के कानून का सम्मान करना पड़ेगा। अपने देश की जो कानूनी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करना पड़ेगा। ओबे द लॉ ऑफ द लैंड फर्स्ट। अगर हम उन चीज का सम्मान नहीं कर सकते, तो ना तो हम अच्छे मुसलमान हो सकते, ना हम अच्छे भारतीय हो सकते, ना हम अच्छे इंसान हो सकते। पहली बात ये। तो मैंने जो अपने पिटीशन में अर्ज किया था, जो तर्क रखे थे, बड़े सिंपल से रखे थे कि सबसे पहले तो हमें अपने भारत के कानून का सम्मान करना चाहिए, जो कि ये बहनें नहीं कर रही हैं। ये बहनें या उनके पीछे जो लोग भी षड्यंत्रकारी हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, उस बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कि उनने उनको सिखाया कि तुम्हें ये कानून को तोड़ना है, हम उस कानून को नहीं मानेंगे। यही जिद थी, जबकि ये जिद गलत है, ये इस्लामिक जिद है ही नहीं। अगर इस्लाम को अगर आप मानते हैं, तो इस तरह की आप जिद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब दूसरा मेरा तर्क था कि भारत, एक तो पहला तर्क हो गया कि भाई भारत में भारत का कानून चलेगा। आपको भारत के कानून, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको शरिया कानून नहीं चल सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने वाले नागरिक हैं। दूसरी बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिसका जवाब उनके पास नहीं था, पिटिशनर्स के पास, तो वो था कि जो जिद है ना, जिद होती है फर्ज में। 2 तरह की चीजें होती है, फर्ज और सुन्नत। इस्लामिक बात मैं कर रहा हूँ। तो इस्लाम में टोटल 5 फर्ज बातें बताई गई हैं, जिन पाँचों एसेंशियल चीजें हैं जिनको हमें करना है। और वो सबसे बड़ी बात होती है तौहीद, यानी एक ईश्वर में विश्वास। दूसरा होता है नमाज, रोजा, हज और ज़कात। अब इसमें हिजाब कहीं नहीं आ रहा है। हिजाब ऐसा है कि कहीं नहीं आ रहा है कि हिजाब पहनोगे तभी आप मुसलमान बनेंगे, तभी आप इस्लाम बनेंगे, या हिजाब नहीं पहनेंगे या उतार दिया आपका हिजाब या आपको परमिशन नहीं मिली तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे या खारिज रहेंगे। तो इसेंशियल अगर इस्लाम में हिजाब है तो फिर दूसरा मुद्दा होता। मगर मुझे मालूम है कि किसी भी सूरा में उठा के देख लिए, मैंने चैलेंज किया था उस बात को कि मुझे ये बताइए कि किस सूरत में, कुरान शरीफ की किस सूरत में, किस जगह पे इसको कंपलसरी, एसेंशियल, मैंडेटरी, आवश्यक बताया हो। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि इस बात का जवाब पिटिशनर्स की तरफ से नहीं आया कि किस जगह पे इसको एसेंशियल बताया गया। ठीक है, अच्छी बात है, हम नारी का सम्मान करते हैं, उसको ढका और सुथरा होना चाहिए। ड्रेस कोड के रूप में केवल इस्लाम में इतना बताया है कि भाई बॉडी के कर्व्स ना दिखे और बॉडी, जो भी कपड़े हम पहने उससे बॉडी हमारी ढकी रहे, वो सभी के लिए। एक बात और राज भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को बार बार छुपाया जाता है कि ड्रेस कोड सिर्फ महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है। इस्लाम में ड्रेस कोड मर्द और औरत दोनों के लिए है। बल्कि हया की जो बात है, शर्म की बात है, वो मर्द पे ज्यादा आयद होती है, ठीक है ना? औरत पे भी होती है। तो औरत और मर्द को, दोनों को बराबर का समझते हुए इस्लाम ने बोला है कि आपकी जो ड्रेस होगी वो ऐसी होगी जो अश्लील ना हो, उसमें वल्गैरिटी ना हो, आपके पूरे बॉडी है वो छुपी रहे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कर्व्स ना दिखे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब जब हिजाब की बात आ रही है तो वो कहीं है ही नहीं। फिर मेरा तीसरा एक पॉइंट था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए जवाब देते हुए उनको नहीं बना। मैंने एक बात बताई
रिक्वेस्ट की मैंने कि ये बताइए कि इस्लाम में या शरिया में या कुरान शरीफ में स्कूल में जाने की ड्रेस कोड कौन सा है? बताइए। स्कूल में जाने का तो कोई ड्रेस कोड नहीं है। स्कूल में जाने का तो वही ड्रेस कोड है जो उस स्कूल का मान्यता प्राप्त है। भाई हम लोग जब स्टूडेंट थे, हम भी वही शर्ट पैंट पहन के जाते थे। अभी आप घर में बैठे हैं, आप अपनी टोपी लगा लीजिए, वो पहन लीजिए। जब हम वकील बन के जाते हैं तो हमें काला कोट, अपनी जो ड्रेस है, अटायर है, वो रहना पड़ता है। डॉक्टर्स हैं, उनको डॉक्टर की यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है। हमारे सिविल जो सैनिक लोग हैं, उन्हें सेना की ड्रेस में रहना पड़ता है। पुलिस हमारे है, उसको पुलिस की ड्रेस में रहना पड़ता है। तो जब आप छात्र बन के जाएंगे तो छात्र बन के आप अलग से जाएंगे। आप वो स्कूल के कानून का पालन नहीं करेंगे जो स्कूल ने सब बच्चों के लिए बनाया है। भाई बच्चे तो सभी बराबर है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो तीसरी पॉइंट ये रहा जिसका उनके पास जवाब नहीं था कि इस्लाम में यानी कुरान शरीफ में कहीं भी स्टूडेंट्स के लिए कोई ड्रेस कोड आपने बताया? ठीक, बताइए। ठीक। हाँ, आपकी जो छूट है, आपकी मतलब स्वतंत्रता है, वो कहीं हनन नहीं हो रही है। सब बच्चे एक से लगे हुए कानून की मंशा है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शालिनी जी ने बीच में कही थी और मुझे लगता है कि वो बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, अरबी में पढ़ाई जाती है, अनुवाद नहीं है। मुझे लगता है कोर्ट में भी इसका जिक्र आया था। कोर्ट ने भी पूछा था जो कुरान हमें पेश की गई है क्या वो सर्टिफाइड प्रति है, तो वहां भी अनुवाद था। तो जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये हो क्या रहा है और सही किसको माने, क्योंकि बहुत तरह के अनुवाद मार्केट में घूमते हैं। तो थोड़ा आप और फिर मुझे लगता है कंक्लूडिंग कमेंट शालिनी जी से समय शायद हमारा हो चला है। जी, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए कुरान शरीफ के जो कई सारे अनुवाद हैं, उसके अनुवाद तो जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो तो ट्रांसलेशन ही रहेगा, मगर कई सारे उलेमा हजरात ने उसके अपने अपने अलग अलग ढंग से तशरीह की है, उसको एक्सप्लेन किया है, यानी उसको हम बोलते हैं ना इंटरप्रेट किया है। तो मौलाना मौदूदी साहब ने अलग ढंग से किया है, कुछ लोगों ने अलग ढंग से किया है, वो अलग अलग ढंग है। मगर जो हम कुरान शरीफ मानते हैं वो अरेबिक वाला ही बेसिक कुरान शरीफ है, क्योंकि जब इंग्लिश में या हिंदी में या दूसरी जुबान में लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। तो अरेबिक वाला ही ऑथेंटिक। ठीक है शालिनी जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट है सारे पे। मुद्दा बनाना तो बहुत आसान है, उसको ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करना भी बहुत आसान है, बट अगर आपके मुद्दे ही गलत हैं तो कहीं ना कहीं जो सच बात होती है वो सामने आई जाती है। जैसे शिराज जी ने कहा कि जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, उसको तो सब फॉलो करते ही हैं। साथ ही साथ में रमजान में सब अपने रोजे भी रखते हैं, जो छोटा से छोटा जो आप ज़कात से लेकर फितरा तक भी सब दे देते हैं। तो अगर आपको इतनी ही ज्यादा दिलचस्पी है कि आप एक अच्छे मुसलमान बने, तो आप सबसे पहले जो मुसलमान बनने की जो सबसे बड़ी बात है वो है इंसानियत। आप पहले उस इंसानियत के भावना को अपने अंदर लेकर आइए, अपने आप को बढ़ाइए, अपने बच्चों को बढ़ने दीजिए। और जो 2 चीजें हैं, 2 अहम चीजें हैं जो लिखी हुई है, आप उस पे पालन करिए। आपको इकरा यानी कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दिलानी चाहिए, ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े। और सिर्फ बच्चे ना बढ़े, आपका देश भी आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज, जिस देश में आप रह रहे हैं उसका आप सम्मान करिए, आप उस देश का हिस्सा हैं। आपको इस देश में रहने का जो व्यवस्था है वो आप बाकी कितने ही आप देशों में चले जाइएगा, उन देशों में ऐसी व्यवस्था किसी भी अल्पसंख्यक को नहीं मिलती है जैसे भारत में मिलता है। भारत में अगर अल्पसंख्यक हैं तो उन अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का पूरा मौका दिया जा रहा है। पर अगर आप ऐसे कट्टरवादी चीजों में फंसेंगे तो ये ना तो आपके खुद के लिए अच्छा रहेगा, ना ही उस देश के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी सलाह तो यही है सारे बच्चों के लिए, इस कौम के लिए और बाकी सारे अल्पसंख्यकों के लिए भी, कि ऐसे आप भटके ना ही आप किसी के बहकावे में आइए। जो देश है, जो आपको इतना प्यार कर रहा है, जो आपका सम्मान कर रहा है, जो आपको इतना आगे तक बढ़ाकर लेकर जा रहा है, उस देश का आप सम्मान करिए, उसका कानून का आप सम्मान करिए और साथ ही साथ एक अच्छे नेक इंसान बनिए, एक हिंदुस्तानी बनिए। शालिनी अली जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। शिराज साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये लगा कि शायद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर ये जो हिजाब वाला मामला है, ये अगर थोड़ा सा इसका व्यापक रूप हम दे देंगे तो ये शायद कई और चीज़ों पर भी, जिसका जिक्र मैंने ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के रूप में भी किया था, कि क्या महिलाओं के ऊपर एक तरीके की बंदिशें ज़बरन थोपी गई हैं। वो 6 बच्चियाँ जिनका शब्द शिराज साहब ने कहा कि उनका शायद ब्रेन वॉश किया गया होगा, इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया कि वो बच्चियां बड़ी हैं, स्कूल 11वीं 12वीं की छात्राएं लग रही थी, जैसा मेरा मानना है। उन्हें शायद वो समझ नहीं आ रहा था कि वो किन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। मुस्कान नाम की वो बच्ची, उसको भी वो किस ट्रैप में फंस रही हैं और कहाँ उनको जाना है।
भारत में जितनी स्वतंत्रता है शायद किसी और इस्लामी मुल्क में उतनी ना हो, नहीं हो तो अफगानिस्तान का हाल देखें और वहां से सीखें। यदि वो हालात वो पैदा करना चाहते हैं अपने लिए, उन हालात में अपने आप को रखना चाहते हैं, तो इनकी अपनी इच्छा है। पर सार्वजनिक स्थलों पर शायद इस तरह की कोई चीजें नहीं चलने वाली। ये कर्नाटक हाईकोर्ट का आज का फैसला बहुत स्पष्ट है, कई और चीजों के मामले में भी स्पष्ट हो जाएगा। आप दोनों का, शिराज कुरैशी साहब, शालिनी अली जी बोलिए शिराज साहब। उनने एक नारा दिया कि किताब नहीं हिजाब, हमने इसका उल्टा नारा दिया कि हिजाब नहीं किताब, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को शिक्षा से मोड़ नहीं सकते और हमें उनको शिक्षा की तरफ ले जाना। जैसे मेरी बहन शालिनी जी ने बोला कि इकरा, हमें जो एक षड्यंत्र रचाया हमारी बहनों के लिए, उसको हमें तोड़ना है। ठीक, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि जी बोलिए मैं यहाँ एक और बोलूंगी, बिल्कुल शिराज साहब ने जो कहा है और आपसे भी मैं इत्तेफाक रखती हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हैं, उसका जो नारा है जिसको हम सोच के समझ के आगे लेकर जाते हैं, वो है तालीम से आती है तहजीब और तहजीब से आती है तरक्की। तो इस देश को अगर आगे लेकर जाना है, हर एक हिंदुस्तानी का यही फर्ज होना चाहिए कि तालीम दीजिए अपने बच्चों को, उसी से तहजीब आती है और उसी से तरक्की और उन्नति होती है। बहुत अच्छा शालिनी जी, मुझे लगता है कि शिराज साहब और शालिनी, आप दोनों ने जो कुछ कहा है, ये शायद हमारे देश के बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, खासतौर पर जो हिजाब विवाद से जुड़े पक्ष हैं, जो बच्चियां हैं, जो मुस्लिम समुदाय से विशेष तौर पर हिजाब के बारे में शायद थोड़ा उलझन मुझे होगी, लेकिन उनको आज शायद ये बात सुन करके काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। क्योंकि सही कहा आपने कि तहजीब और तरक्की और उससे पहले तालीम बहुत ज़रूरी है, इसलिए किताब पहले और हिजाब बाद में ये किया जा सकता है। और हिजाब बड़ा पर्सनल विषय हो सकता है, अच्छा लगे तो घर में पहनिए, कहीं और भी पहनिए, पर जहां अनुशासन है वहां का अनुशासन पहले है। ये आज कोर्ट ने भी साफ कहा, मौलिक अधिकारों की बात उन्होंने कहा ना, वो नहीं, अनुशासन पहले। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर हम फिर ऐसे एक नई चर्चा के साथ, नए बहस मुबाहिसे के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज कुरैशी, शालिनी अली, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार।